अपने बूथ से लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेवारी का निर्वहन किया। जैसे आपने अलग अलग पद मेरे बताए, मैं तो युवा मोर्चा का पहला जो मेरे को जिम्मेवारी का पद मिला था 1998 में। वरना तो जहाँ परिवारवादी पार्टियाँ चलती हैं वहाँ तो परिवार की पसंद नापसंद चलती हैं, वहाँ कैडर का कोई हिसाब किताब नहीं है। वहाँ तो जो कुछ भी है वो परिवार की ही मर्जी से है, किसी को आगे बढ़ना है या बढ़ते बढ़ते किसी के ब्रेक लगने हैं। वो था गरीब के राशन कार्ड बने कैसे। हरियाणा प्रदेश में जो भी सरकारें नहीं, और खास करके 10 साल कांग्रेस की पार्टी की सरकार जो हमसे पूर्व में रही, उसने गरीबों के राशन कार्ड काटे थे, अपने चहेतों के बनाए थे, जिसके घर के अंदर मैंने दिखे पहचान पत्र लेके आए, तमाम चीजें लेके आए। मैं मेरी बात पूरी करता हूँ, एक बार मेरी बात पूरी कर देता हूँ। 3 आपने बात पूछी थी, अभी तो एक भी मेरी पूरी नहीं हुई है। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। इन खबर हरियाणा पर ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, मौजूदा भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, और भाजपा के तमाम पदों की बात की जाए तो जिला अध्यक्ष से लेके युवा मोर्चा से लेके किसान मोर्चा के भी अध्यक्ष रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष तक भी पहुंचे थे। सुभाष बराला साहब हमारे साथ हैं। ये परिचय मैंने आपका दिया जो सीडी बाय सीडी, और 2005 से लेकर वो पूरा चुनाव देख रहा था, 4 चुनाव लड़े जा चुके हैं। तो बराला साहब की जो शख्सियत है वो इस पार्टी के उन नेताओं में है, युवा चेहरों में है, क्योंकि 60 से नीचे हैं, तो जिन्होंने तमाम पदों पर चढ़ते भाजपा में एक पीक भी और वहां तक भी पहुंचे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इस पार्टी में ही इस प्रकार का एक प्रोफाइल किसी कार्यकर्ता का हो सकता है विनोद जी, कि जिसने अपने बूथ से लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेवारी का निर्वहन किया। जैसे आपने अलग अलग पद मेरे बताए, मैं तो युवा मोर्चा का पहला जो मेरे को जिम्मेवारी का पद मिला था 1998 में। 96 में मैंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था, लेकिन विधिवत मेरे को जिम्मेवारी 1998 में मिली। मैं जिले का सचिव था और मेरे काम को देख करके पार्टी ने मुझे अगले ही टर्म में यानी कि 2000 में मेरे को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जैसे आपने बताया, जिला अध्यक्ष में 2004 में बीजेपी का जिला अध्यक्ष रहा, फिर किसान मोर्चा का 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा, मैं फिर प्रदेश का सचिव, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, चेयरमैन और अब सांसद। केवल ये सुभाष बराला का प्रोफाइल ऐसा नहीं मिलेगा आपको। जो भी हमारे जैसे पूरा समय देकर के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में, हरियाणा में आपको सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता मिल जाएंगे जिन्होंने बूथ के अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफ़र किया है, या फिर बूथ अध्यक्ष से लेकर के अन्य पदों के ऊपर उन्हें काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसमें पहले संगठन का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता था, लेकिन 2000 के बाद से लेकर के 2 वर्ष की बजाय उसका कार्यकाल 3 वर्ष किया गया। और आप देखते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं, आप वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को देखिए, आप हमारे मुख्यमंत्री जी को देखिए, ऐसे सब लोगों ने इसी प्रकार से काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम करते करते वहाँ से होकर के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अनेक पदों पर रहते हुए युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसी प्रकार से हमारे आज के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी कई बार अपने बारे में वो बताते हैं, वो भी एक बार बूथ के अध्यक्ष थे, वो भी दीवार लेखन का काम करते थे। तो ऐसे तमाम नेता आपको भारतीय जनता पार्टी के मिलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की जिम्मेवारियां निभाए हुए सब कार्यकर्ता निचले स्तर तक आए हैं। ऐसा अगर कहीं संभव हो सकता है तो भारत की सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संभव होता है। वरना तो जहाँ परिवारवादी पार्टियां चलती हैं वहाँ तो परिवार की पसंद नापसंद चलती हैं, वहाँ कैडर का कोई हिसाब किताब नहीं है। वहाँ तो जो कुछ भी है वो परिवार की ही मर्जी से है, किसी को आगे बढ़ना है या बढ़ते बढ़ते किसी के ब्रेक लगने हैं। अब आ जाते हैं उन करंट मुद्दों पर, क्योंकि प्रदेश अब चुनाव के मोड की तरफ है, और मैं एमपी साहब आपसे सीधा ये पूछना चाहूँगा कि भाजपा की जो सिचुएशन
19 के चुनाव में जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय जो सिचुएशन थी 75 पार के नारे के साथ आप लोग गए थे। इस समय तो अब तक नारा भी डिसाइड नहीं हो पा रहा भाजपा की कितनी सीटों पर आप दावा कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन अब डाउन है, उस पर कमेंट आपका जरूर चाहिए। देखिए, कहीं कोई सिचुएशन डाउन नहीं है, कहीं कोई पोजीशन डाउन नहीं है। अलग अलग समय पे पार्टी अलग अलग रणनीति लेकर के चलती है। अब भारतीय जनता पार्टी अलग प्रकार की रणनीति के आधार पे काम कर रही है। हमने 2 बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बना करके और लोगों के जन कल्याण के काम करते हुए, गरीब कल्याण के काम करते हुए, और हमने इन 10 साल के अंदर सबका साथ सबका विकास इस नारे को सार्थक किया। हरियाणा के अंदर समान विकास समान रोजगार, इस नारे को हमने सार्थक किया। ऐसी सरकार हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है। हाँ, ये जरूर होता है कि 10 साल जब कोई सरकार चल जाती है तो उसके बाद कहीं न कहीं एक इस प्रकार का लोगों के अंदर भाव आता है कि इस बार पता नहीं क्या होगा। अब आपने बहुत सारे प्रदेशों के चुनाव परिणाम देखे हैं। आप जिस प्रकार की माहौल की बात अभी आपने की है, मैं उदाहरण दूंगा। अभी 3 प्रदेशों के अंदर, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कोई कहता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो धरातल के ऊपर काम करती है। इसलिए सारा जो वातावरण जिस प्रकार की लोग चर्चा करते हैं, आप देखेंगे चुनाव जब आएगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर जीत करके आएगी। ये दावे के साथ कह रहे हैं? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। हैट्रिक संभव है? बिल्कुल संभव नहीं होगी। हरियाणा की जनता, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री से प्यार करती है। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, वन बाय वन आ रहा हूँ मैं। चलो आप ही बता दो 3 ऐसी बड़ी बातें जो आपको लगती हैं, बराला साहब को लगती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की हैट्रिक लग सकती है। पहले आप बताएं। देखिए, मैं 3 तो बता दूंगा, लेकिन मैं रोकूंगा किसको? इतनी योजनाएं हैं। देखिए, पहली बात, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक पारदर्शी सिस्टम देना। ये वही प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा गरीब कल्याण का फोकस श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी। जब इस देश के अंदर पहले 1996 में 13 दिन की, फिर 98 के अंदर 13 महीने की, उस सरकार ने गरीब कल्याण के लिए, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, गरीबी रेखा एक बना करके उसके नीचे के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए उनके पीले गुलाबी राशन कार्ड बना करके और उनको 2 रुपये किलो में गेहूं, 3 रुपये किलो में चावल देने का काम शुरू किया था। उनको आवास देने का काम शुरू किया था। उनको अन्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ देना शुरू किया था। लेकिन वो था गरीब के राशन कार्ड बने कैसे? हरियाणा प्रदेश में जो भी सरकारें नहीं, और खास करके 10 साल कांग्रेस की पार्टी की सरकार जो हमसे पूर्व में रही, उसने गरीबों के राशन कार्ड काटे थे, अपने चहेतों के बनाए थे, जिसके घर के अंदर मैंने देखिए पहचान पत्र लेके आए, तमाम चीजें लेके आए। मैं मेरी बात पूरी करता हूं, एक बार मेरी बात पूरी कर देता हूं। 3 आपने बात पूछी थी, अभी तो एक भी मेरी पूरी नहीं हुई है। हाँ नहीं, एक कोई बात नहीं, मैं उसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूं। इस तरह की योजना, गरीब कल्याण की योजना हमारी सरकार लेकर के आई, और अब तो वो गरीबी रेखा से नीचे ही नहीं, उसके अलावा भी जो गरीब रहते हैं, ऐसे देश भर में 80 करोड़ लोगों को आज फ्री में अनाज हमारी पार्टी की सरकार दे रही है। ऐसी गरीब कल्याण की सरकार देश के अंदर चल रही है। सिस्टम के अंदर जो पारदर्शिता, नौकरियां यहाँ बिकती थी, आपके सामने है, चाहते लोगों को मिलती थी नौकरियां। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनकी बेटियों के रिश्ते तय होते थे, बेटों के रिश्ते तय होते थे, और ये होता था कि इसको HCS लगाना है, इसको क्या लगाना है, इसको SPS लगाना, और तब रिश्ते तय होते थे। ऐसा हरियाणा के अंदर सिस्टम चला ना। कांग्रेस भी लगा देती है कि अटैचियां करोड़ों करोड़ रुपए उनके ऑफिस देखिए आरोप, देखिए ऑफिस से पकड़े गए। हाँ, पकड़े गए ना। उन्होंने कभी पकड़ने का काम किया क्या? यहाँ अगर कोई गलत काम करने का लामा साहब कोई प्रयास करता है तो वो बच करके नहीं जा सकता, वो बचता नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर देखिए, ये कांग्रेस तीसरी बात तो सुनिए मेरे से ना आप। पहले आपके इसको बीच सवाल को मैं पूरा कर देता हूँ। आपने क्या भर्तियां रोक दी? 1,40,000 बेरोजगार नौजवानों को मेरिट के आधार पर रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया। अरे भी तो खाता चालू है ना,
अभी तो चुनाव तक आप देखिए कैसे कैसे भर्तियां, और हमारी सरकार लगातार खटाखट भर्तियां करने जा रही हैं। और अगली बात जो मैं कह रहा था, हमारे सरकार आने से पहले के मुख्यमंत्री ये कहते थकते नहीं थे कि अगर मैं किसान का भला नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता था। अरे ये वही सरकारें हैं, ये वही नेता हैं जिनकी सरकारों के अंदर किसान आंदोलन करते थे, गोलियां चलती थी, लाठियां चलती थी, किसानों की लाशें उठा करके। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, टोहाना के अंदर किस प्रकार का कांड हुआ था। हम रात को कितने किसान भाइयों को उठाकर लेकर के गए थे, जिनको लाठियां लगी थी, गोलियां जिनको लगी थी। ये लोग मंडियाली कांड को भूल जाते हैं, ये लोग सतनाली कांड को भूल जाते हैं, ये आपके फरीदाबाद के पृथला कांड को भूल जाते हैं, ये कादमा कांड को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं ये लोग जो आज किसान के हितैषी बनने का ढोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर किसान को इन 10 सालों में कभी बिजली के लिए सड़क पे नहीं आना पड़ा, कभी महिलाओं को मटके फोड़ प्रदर्शन नहीं करना पड़ा। नहीं, कंप्लीट इसी में जुड़ा हुआ ना, किसान का जिक्र कर दिया आपने सर। तो 20 सालों में, जितना मेरी 42 साल की उम्र है, जितना बड़ा किसान आंदोलन यहाँ शंभू बॉर्डर से हाँ, मैं बताऊंगा उसकी बात। ऐसे कानून लाए गए, बाद में माफी मांगकर वो वापस लेने पड़े। मैं उस बात उसके बाद ऐसी जो पीक बढ़ी, जो कहते हैं ना कि लहर सी या आवाज सी बीच में चल गई हरियाणा और पंजाब में खास तौर से, कि भाई भाजपा तो किसान विरोधी पार्टी। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं बताता हूँ आपको, मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूँ। कभी महिलाओं को मटका फोड़ प्रदर्शन पाने के लिए नहीं करना पड़ा, कभी किसान को टेल तक पानी पहुंचाने के लिए प्रदर्शन नहीं करना पड़ा, कभी किसान को उसकी फसल की बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करना पड़ा। यहाँ तो सरकारें लागत के ऊपर 50% लाभ तय करके और किसान को लाभकारी मूल्य देने का काम करती है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 14 फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भावांतर भरपाई देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये वही कारण है जिसके कारण से कभी किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, एक आंदोलन की मैं पूरी किराए पे पानी फिर गया ना। मैं अभी बात बताता हूँ आपको विनोद जी। देखिए किस प्रकार का एक परसेप्शन क्रिएशन का खेल था। उस समय कानून बने थे जी, कानून इसलिए बने थे कि जिस प्रकार की खेती की आज के दिन जरूरत है, जोत छोटी होती जा रही है कि नहीं जा रही है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किस प्रकार की जोत है, आज पंजाब में बहुत छोटी जोत है, और छोटा किसान है, खास करके उसको बचाने के लिए ये एक सहकारी खेती थी। देखिए सहकारिता के क्षेत्र में हमारे हरियाणा प्रदेश ने भी खूब काम किया है। हम पैक्स बैंक हम लोग चलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हम चलाते हैं। उसी तर्ज पे छोटे छोटे एफपीओ बना करके और किसानों को उसमें कानूनी अधिकार देने का काम था कि उसमें कहीं किसान के साथ जाते हो। एक मिनट, मेरी बात मैं रुक जाऊंगा। मेरी बात थोड़ी सी पूरा कर लूं, मैं आपका क्वेश्चन पूरा सुनूंगा मैं। देखिए किसान को मजबूती का काम, किसान को देने का काम हमारी सरकार कर रही थी। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने एक परसेप्शन खड़ा किया और उसमें बहुत सारे पता नहीं कैसे कैसे लोग शामिल थे। हमारा भोला भाला किसान तो उन लोगों को जानता भी नहीं है जिन्होंने उनके दिमाग में एक बात ये पूरी तरह से बैठा दी कि उनकी जमीन छिन जाएगी। आप किसान परिवार से आते हैं विनोद जी, हमारे किसान की कोई 1 इंच जमीन, ये तो कहते थे कि बाहर की वो कंपनी वाला ले जाएगा। अरे अपने परिवार के लोगों के बीच में ही अगर बंटवारे का थोड़ा सा 1 इंच जमीन का भी कोई फर्क पड़ जाए तब हमारे तो महाभारत हो जाती है। अब भी उन कानूनों अब एक मिनट, नहीं छोड़िए एक बार बात ना, जब वापिस ही हो गए, अब वो ठीक थे गलत थे, लेकिन मैं परसेप्शन मेकिंग का काम मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से किया गया। अरे हमारी जमीन, हमारा शरीकी तो हमारा ले नहीं सकता, 1 इंच हमारा एक खूड़ नहीं ले सकता, वो कहते हैं कोई कंपनी वाला जमीन ले जाएगा। अरे कैसे कैसे हमारे किसानों को बहकाने का काम किया। लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि हम हमारे किसान भाई को अपनी बात हम नहीं समझा पाए तो कानून वापिस ले लिए कि नहीं ले लिए। उसके अलावा एक बार भी एक मौका बता तो दीजिए कि किसान को आंदोलन करना पड़ा हो। ऐसी सरकार हमने चलाई। कैमला में जब था, जिस तरह हेलीकॉप्टर उतर रहा था, उस समय लट्ठम लट्ठा की नौबत आ गई थी। देखिए ये एक ही इंसिडेंट वही था ना, यानी कि एक परसेप्शन जो मेकिंग का काम था। उसके अलावा
जो मैंने बात बताई है ना उसके लिए बताइए ना। लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं, महान बेटी की जो पहलवान बेटियां थी वो संसद पे उनकी पिटाई हुई, किसानों की हुई, पहले सरपंच आए तो सरपंचों को पंचकुला में स्वागत किया गया लाठी से। ये कांग्रेस के सवाल हैं और आप खुलकर बात करते हैं, इसलिए मैं रख रहा हूँ। आप फिर कहोगे कि परसेप्शन बनाते चले, आप लोगों के पास मौका है तो आप परसेप्शन को काटिए। हम बता रहे हैं ना, हमारी स्थिति को हम स्पष्ट कर रहे हैं, हम कह रहे ठोक हैं बजा कि हर कर वर्ग पे लाठी बरसाई है इस सरकार ने। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी भ्रम पैदा करती है और भ्रम पैदा करके लोगों को उकसाने का काम करती है। देखिए, जब भी कहीं कोई इस प्रकार की कोई घटना हुई है, उन्होंने इन वर्गों को भड़काने का काम किया है। वरना तो मैंने बताया ना, बिजली, पानी, फसल की बिक्री भाव लेकर के वाला फैसला ठीक था एमपी साहब, सरपंच वाला फैसला ठीक था, फिर आप लोगों ने अब 21 लाख क्यों कर दिया? भाई कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ थी, या तो फिर ये कह रहे हैं कि भाई जो चुनाव के नतीजे आए 5-5 पे बराबरी दिखी, भाजपा को कुछ कमजोरी दिखी तो उन्होंने फिर 21 लाख के दोबारा कर दिया। देखिए, ये लोकतंत्र में ये चीजें जरूरी हैं, नहीं तो फिर लोकतंत्र क्या, नहीं तो फिर तानाशाही हो जाए। अगर कहीं कोई सरकार, देखिए, बहुत कुछ सोच करके कई बार फैसले करती है, और अगर कहीं कोई फैसला जनता को ठीक नहीं लगता तो हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की तरह ऐसा नहीं है कि देश में अगर कोई कानून भी ये कहे कि भी आपका जो चुनाव है अवैध है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव की वैधता के ऊपर जो कानून ने सवाल खड़े किए थे, उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी। यहाँ तो लोगों की बात मान रही है सरकार। लगता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को सरकार का फैसला पसंद नहीं आया तो वापिस करने में नरेंद्र मोदी जी ने भी वापिस कर लिए, और हमारी सरकार ने भी उसमें सुधार करने का काम किया, यानी कि बदलाव करने का काम किया जिस प्रकार से चाहते थे चुने हुए प्रतिनिधि। उसमें गलत क्या है? एक लाइट करते, एक फोटो ना बड़ा इंटरनेट पे वायरल होता है जिसमें आप हो, उसमें विज साहब हैं, हाँ। और मेरे ख्याल से धनखड़ साहब हैं, और ओपन जो कहते हैं ना कि ओपन चेस्ट वाला जो है, वो किस समय का विरोध प्रदर्शन था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। देखिए, वो मैं बता देता हूँ आपको ना। नहीं, मैं उसको फैक्ट के तौर पे लाना चाहता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं किसान मोर्चा का लंबे समय तक प्रदेश का अध्यक्ष रहा, बीजेपी हरियाणा का। हमने किसान को उसकी फसल का लागत के आधार पर, लागत अगर उसकी 100 रुपया है तो उसमें 50 रुपये लाभ जोड़ करके। कौन से साल का था ये? मैं 2004 से लेकर के और 12 के आसपास तक किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा। अभी सही तो मेरे को वो सन याद नहीं आ रहा, लेकिन चंडीगढ़ में हमारा प्रदर्शन था। अब डेट और वो सन मेरे को याद नहीं है, लेकिन होता है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हमने किसानों के लिए एक मांग उठाई थी विनोद जी, कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, अगर 100 रुपये उसकी लागत आती है कोई भी फसल पैदा करने में, गेहूं है, धान है, चना है, कोई भी फसल पैदा करने में आती है, तो उसमें 50% जोड़ करके उसका 150 रुपये उसको लाभकारी मूल्य दीजिए। और स्वामीनाथन आयोग इसी प्रकार की रिपोर्ट भी अपनी रिपोर्ट में कहता भी है। आज हमारी सरकार के भाव देख लीजिए, एकदम से अगर कोई रेट बढ़ाएं, आप ये सवाल करोगे भी 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ, वो आज जो हुआ है, एकदम से रेट अगर बढ़ते हैं तो उपभोक्ता भी है। इस देश के अंदर उत्पादक को कुछ देना है तो उपभोक्ता का भी ख्याल रखना पड़ता है। आज जिस प्रकार के हम उस समय आंदोलन में बात करते थे विनोद जी, आप तथ्य उठा करके देखिए, 2013-14 के फसलों के भाव जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपनी फसलों के, चाहे वो आषाढ़ी की फसल थी 2013 की या सावणी की फसल थी, उनके रेट जो डिक्लेयर किए थे उनसे आज कंपैरिजन करेंगे तो 1.5 गुना से लेकर के 2.25-3 गुना तक दाम अलग अलग फसलों के हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा करके किसान को देने का काम किया है। अगर हम उस प्रदर्शन वाले जो हमारी मांग थी, आप उस समय की हमारी फोटो तो उठा लेते हो, उस समय की हमारी, मैं वही करूँ ना, हमारी वो डिमांड भी उठा करके देखिए ना। हमारी डिमांड क्या थी मैंने आपको बताया है, आप उस समय की डिमांड उठा करके देखिए। जो मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट वही डिमांड थी। उस डिमांड के आधार पर आज बड़ी संख्या में फसलों के भाव मोदी जी ने उस तर्ज पर देने का काम किया है। मैं अगली बात और बता देता हूँ आपको, हरियाणा प्रदेश, क्योंकि ये जो खेती है इसका विषय ये केवल केंद्र का नहीं है जी, ये समवर्ती सूची का है, प्रदेश का भी और केंद्र का भी है। ऐसी फसलें जो हरियाणा में
इसके ऊपर खरीदने में कहीं सरकार को समस्या होती है, यानी कि समर्थन मूल्य पर हमारी हरियाणा की सरकार ने और बीजेपी शासित अन्य कई प्रदेशों ने, मध्य प्रदेश का तो मुझे अच्छे प्रकार से याद है कि भावांतर भरपाई तक देने का काम हमारी हरियाणा की सरकार ने किया। अरे पंजाब में इनकी सरकार, जो लोग आंदोलन के लिए भड़काते रहे किसानों को, आज आम आदमी वालों की सरकार है, कल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, दी क्या? हरित क्रांति के बाद सबसे ज्यादा योगदान तो हमारे हरियाणा और पंजाब ने किया था ना। पंजाब वाले क्यों नहीं आ रहे? अब मुझे पूछने दीजिए, इतना सब कर लिया तो नेता प्रतिपक्ष हैं जो लोकसभा में राहुल गांधी साहब, उनसे किसान लीडर मिलने क्यों पहुंच जाते हैं? उनको अपनी मांग की लिस्ट क्यों देके आते हैं? वो कहते हैं कि भाई जो कांग्रेस की सरकारें आएंगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसका पूरा करेंगे। इतना ही आप लोगों ने किया किसानों के लिए, तो संसद तक पहुंचकर क्यों नेता प्रतिपक्ष से मिल रहे हैं किसान लीडर? देखिए, राजनीति हर जगह है, आप लोकतंत्र में इन चीज़ों को आप नकार नहीं सकते। और मैं किसान की अगर बात करूं, देखिए किसान के लिए बहुत कुछ किया है हमारी सरकार ने। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ हो गया और किसान पूरी तरह से संतुष्ट है। अभी किसान के लिए और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आप इस बजट के अंदर देखिए ना, आज किसान के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए हमारी सरकार ने किसान के लिए बजट रखा है। इसी बजट में जो अभी कल प्रस्तुत किया है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। और इसमें कैसे किसान को उसकी फसल का भविष्य में लाभकारी मूल्य मिलता रहे, इसके प्रावधान इसके अंदर रखे हैं। कैसे फसलों का विविधीकरण हो। मैं आ जाता हूँ इसे, फसलों में तमाम चीजें तो ठीक है किसानों के लिए। इसमें सर आपने सुना होगा इसमें कि कांग्रेस ने बिल्कुल शोर मचा दिया और कई आज प्रदर्शन वगैरह भी हुए जिस तरह से पार्लियामेंट में कि भाई हरियाणा का जिक्र नहीं है, हम हरियाणा की बात पर टिकते हैं। बाकी राज्यों ने कहा कि भाई आंध्र का जिक्र था, बिहार को दे दिया, दीपेंद्र हुड्डा का बयान है, बाकी लीडर्स का बयान है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भाई हरियाणा को तो कतई भूल गए, हरियाणा का जिक्र ही को नहीं। देखिए विनोद जी, मैं आपके माध्यम से ऐसे सब नेताओं को कहता हूँ और मैं चुनौती देता हूँ, इनकी सरकारों ने हमारी सरकार से तो कई गुना बजट पेश की है ना, आज़ादी के बाद से लेकर के आज ज़्यादा मौका तो इन लोगों को मिला है। क्या ये लोग अपना बजट प्रस्तुत करते समय सभी अलग अलग प्रदेशों की चर्चा करते थे क्या? उनको जो वो देते थे, जो भी कुछ देते थे, कितना देते थे कितना नहीं देते, देश की जनता जानती है। उस गहराई में का दबाव कह रहे हैं रणदीप सुरजा की भाई गठबंधन है, गठबंधन एनडीए की सरकार है, मैं वही बात कहता हूं का प्रेशर है, इसलिए कुर्सी बचाने वाला बजट है। मैं जो बात कहता हूं, अब मेरी बात को सुनिए जरा। देखिए जो मैंने बात कही आप ये उठा करके बता दें, ये आंकड़े ले आए ना सामने। भाई इन लोगों ने जब बजट प्रस्तुत किए तो कितने प्रदेशों की चर्चा ये स्पेसिफिकली या नाम लेकर के करते थे। लेकर के आ जाएं, हम बता देंगे भी क्यों होता है, कैसे होता है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। देखिए आज जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो आधारभूत ढांचा उसके विकास करने की योजनाएं हों या फिर आपके गरीब कल्याण की योजनाएं हों या बेरोजगार नौजवान को, जैसे अब वो कैसे उसको प्राइवेट सेक्टर में उसको रोजगार मिले, सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिले, इसके लिए देशव्यापी योजनाएं बनी हैं। कैसे युवाओं को अपना छोटा छोटा रोजगार, बहुत बड़ा एक अलग चीज़ है, उसके लिए तो प्रोत्साहित कर ही रही है सरकार, छोटा छोटा रोजगार, उसके लिए मुद्रा लोन जैसे एक योजना को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख किया, जिसमें बिना गारंटी के हमारे बेरोजगार नौजवान को 20 लाख रुपए मिलते हैं अपना काम खड़ा करने के लिए। ऐसी ऐसी योजनाएं ये सरकार लेकर के, क्या इसका लाभ हरियाणा के किसान को नहीं मिलेगा क्या? जिस प्रदेश की चर्चा नहीं हुई इसमें, जैसे वो कह रहे हैं केवल आंध्र प्रदेश और उसकी बिहार की चर्चा की है, क्या दूसरे प्रदेशों को जहां बीजेपी की राज है, क्या वहां पर इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा क्या? तो उसका पूरा जिक्र है, तो उसी तरह से समझना चाहिए। 2 आखिरी सवाल, आपका भी समय हो रहा है और लगातार बातचीत आपसे करते रहे हैं और मुद्दों पर भी करेंगे। आपने पूरा चुनाव लड़वाया जी, आपके पास पूरी शीट होगी, आपके पास मेरे से ज्यादा इन डेप्थ बूथ वाइज भी आंकड़े होंगे। 2 चीज़ें जो हमें समझ में आ रही हैं, जो जर्नलिस्ट होने के नाते हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई 5-5 तो सीट नज़र आती हैं, 46-44 का रेशो नज़र आता है। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को एज रहा, शहरी इलाकों में भाजपा को एज रहा। इसके बाद अब भाजपा की क्या नीति होगी, क्योंकि कांग्रेस
चिल्ला चिल्ला के बार बार इस बात को कह रही है कि अब तो हम सरकार आने वाले हैं, हरियाणा ने बदलाव का मन बना लिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कहते हैं ये उनका काम है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति में है। वो हमारे ऊपर कोई आरोप लगा नहीं पा रहे हैं, एक भी आरोप उनका ठहरता नहीं है जो वो हमारे नायब जी की सरकार के ऊपर लगा सकें। एक भी आरोप उनका ठहरता नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर लगा सकें। 10 सवाल पूछ लिए उन्होंने। देखिए, सवाल तो जवाब, हाँ, हरियाणा जवाब मांगता है ना। किसानों की जमीन की लूट कितनी हुई, कैसे हुई, लूट किसने की? तो हरियाणा के बदले सवाल हो गए। देखिए, पूछेंगे ना, जब वो पूछते हैं, वो पूछते हैं, हम क्यों नहीं का नाम लेते हैं, हाँ, CMI हम भी के आंकड़े देते हैं, नहीं, बिल्कुल, 10 से 11 जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल हम उनसे पूछते हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में सेक्शन 4(6) 9 का डर दिखा करके जमीनें किसने लूटी? रॉबर्ट वाड्रा और इनके दूसरे जमीनों के केस जो हुड्डा साहब के ऊपर चलते हैं, वो खेल किसने किया? हरियाणा प्रदेश में कितनी बार दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ? वो गोहाना की उस 4 सीट को भूल गए क्या? वो गोहाना में दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसको भूल गए क्या? वो किसानों के ऊपर लाठियां गोलियां चलती थी उनको भूल गए क्या? वो सतनाली का, मंडियाली का, वो बाडड़ा का, वो टोहाना का वो कांड भूल गए क्या? वो अपनी सरकार में जो नौकरियों की लूट होती थी वो भूल गए क्या? वो दामाद बना करके या अपने रिश्ते तय करके नौकरियां देते थे बड़ी बड़ी HPS की, HCS की, वो भूल गए क्या? उस 4 सीट को भूल गए क्या? ये वो भी याद रखें और हरियाणा की जनता को याद है विनोद जी, कुछ भी नहीं भूली हरियाणा। आखिरी सवाल, जिस तरह का जो पूरा माहौल है, एक चीज और निकल कर आती है कि किसान कमेरा वर्ग भाजपा से नाराज है और भाजपा OBC और बाकी जो जातियों को साथ लेकर आगे चलने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष बने, वहाँ भी दिया गया अग्रणी जाति से, OBC की तौर पे मुख्यमंत्री दिया गया और दोनों ही यंग हैं, युवा चेहरे हैं भाजपा के लिहाज से। तो जो किसान कमेरा है, क्या उसकी नाराजगी है और आप लोग को उसका एहसास है, और उसको कम कैसे होगी या उसके बिना भी भाजपा का काम चल जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के सब वर्गों को लेकर के चलने वाली पार्टी है। प्रदेश का समग्रता के साथ विकास हो, इस बात के ऊपर फोकस करके चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की तरह जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी करती नहीं है। आज नायब सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नायब जी तो किसान परिवार से आते हैं। जैसे मैं खेत के अंदर रहता हूँ, वैसे नायब जी का नारायणगढ़ के पास खेत के अंदर, उनका ढाणी के अंदर वो रहते हैं। तो क्या वो किसान नहीं है क्या? क्या किसी जाति विशेष को ही किसान का दर्जा मिल सकता है क्या? मैं मनोहर लाल जी के बारे में ये मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों को पता चला। मैं तो मनोहर लाल जी के खेत के अंदर बहुत साल पहले गया था, जब किसान मोर्चा का अध्यक्ष था। एक बार रोहतक में कार्यक्रम था, बनियाणी गांव के अंदर मनोहर लाल जी और उनके परिवार की ज़मीन है। वो तो चलो बाद में उन्होंने उसमें से दान भी कर दी ज़मीन। तो मतलब क्या कुछ विशेष जातियों के लोग क्या किसान नहीं हो सकते क्या? आज किसान पुत्र हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। आज किसान का, गरीब का, कमेरे का दर्द समझने वाला एक ऐसा नौजवान जिसके मुंह से शब्द बाद में निकलता है, मुस्कुराहट पहले आती है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा नौजवान हमारा साथी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो चाहता है कि जैसी मुस्कान उनके चेहरे के ऊपर है वैसी मुस्कान हरियाणा की 2,60,00,000 के आसपास जो जनसंख्या है उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कान हो, ऐसा व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री आप लोग है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलते जाएंगे और जनता भाजपा को बदल देगी, ये कांग्रेस का सवाल है। देखिए, कांग्रेस क्या करेगी, एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए आपने चेहरा बदल दिया। कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं, नहीं, आप लोगों से कहती है कि एंटी इनकम्बेंसी थी इसलिए चेहरा बदल दिया। देखिए वो कांग्रेस को ही बदल देगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तय करेगी क्या? ना तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या होगा, और ना हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री का कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी में चेहरा कौन होगा पार्टी का, सरकार का, तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। और प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी। गलतफहमी निकाल देनी चाहिए, ये हरियाणा की जनता तय करेगी।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पे बराला साहब ने उन सवालों के भी जवाब दिए हैं जो अक्सर तैरते रहते हैं कहाँ, सोशल मीडिया पे तैरते रहते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टीवी पे, और एक तरफा बातचीत होती है। अब बराला साहब के साथ बातचीत पुरानी है तो मैंने आज थोड़ा सा सवाल थोड़े तीखे हो गए तो उसके लिए कोई दिक्कत लेकिन नहीं। आने चाहिए, फिर क्या आने चाहिए, जवाब देने का मौका जनता के सामने सारी बात आनी चाहिए ना। शुक्रिया, आपसे बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।